तो बच्चों, हम अपने पुराने लेक्चर से इस लेक्चर को जोड़ने के लिए एंट्रापी की थोड़ी सी चर्चा करेंगे बेटा। और आज तो हम डिटेल में बात करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी की। हालांकि ये सारे टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो हम लोग कनेक्टेड करते हुए पढ़ेंगे, है ना। तो इम्पॉर्टेंट ये है बेटा कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि यूनिवर्स की एंट्रापी बढ़ रही है। तो एंट्रापी का फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रापी, इस शब्द को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रापी, है ना। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रापी, ऑफ एंट्रापी, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रापी। हम पुराने लेक्चर में एंट्रापी का कैलकुलेशन पर कुछ छोटे छोटे फार्मूलेज हम लोगों ने देखा, और उन फार्मूलों का यूज हम करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आज जो टॉपिक हम लोग देखना चाहते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस, है ना। तो इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे। तो एंट्रापी जो है वो एक एनर्जी ही तो है। एंट्रापी रियल में एक एनर्जी ही तो है। तो पहली बात तो हम लिख सकते हैं कि एंट्रापी इज एनर्जी, है ना। तो ये जो एंट्रोपी है, तो ये भी क्या है, एनर्जी ही है। एनर्जी, एंट्रोपी जो है एनर्जी ही है, और हीट भी एनर्जी है। और क्या, हीट भी एनर्जी है। हीट भी क्या है, एनर्जी ही है। तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट फ्लो होती है, ये भी बात हम लोग जानते हैं। हीट जो फ्लो होती है, हीट फ्लो, ये होती है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट फ्लो होती है। तो एंट्रोपी का फिजिकल सिग्निफिकेंस, है ना, एंट्रोपी एज अनअवेलेबल एनर्जी। तो हम लोग क्या बात समझेंगे इसमें। पहली चीज जो समझेंगे, अब ये पॉइंट हम लोग जो इसमें पहली बात समझेंगे, तो एंट्रोपी एज ए अनअवेलेबल एनर्जी ऑफ सिस्टम, है ना। तो पहली जो बात इसमें हम लोग समझेंगे वो है बेटा कि एंट्रोपी, ये तीन पॉइंट में हम फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझेंगे। एंट्रोपी इज एज अनअवेलेबल एनर्जी, एज अनअवेलेबल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम, ऑफ एनी सिस्टम। तो पहली बात तो ये है भैया। तो इसीलिए जो है, अब यहां पर एक चीज, एक फार्मूला ये है, एक पॉइंट कि एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, है ना,
एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू अनअवेलेबल एनर्जी, अनअवेलेबल एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, अपॉन टेम्परेचर। वो भी टेम्परेचर को हम लोग किस पर लेते हैं, एट केल्विन स्केल, एट केल्विन स्केल पर हम टेम्परेचर को लेते हैं। अब किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी, देखिए हम सभी लोग ये बात पहले से लिखते चले आ रहे हैं कि यस इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इस समय उस सिस्टम की जो सिस्टम का जो टेम्परेचर है, एक बहुत बढ़िया लाइन, एक बहुत ही बढ़िया लाइन एनसीईआरटी ने लिखा है कि हीट हैज रैंडमाइजिंग इन्फ्लुएंस, मीन्स हीट या टेम्परेचर। तो यहां हम दोनों बात लिख सकते हैं, चाहे हम ये कहें हीट या टेम्परेचर, चाहे हीट बढ़े या टेम्परेचर बढ़े, चाहे हीट या टेम्परेचर, अगर ये दोनों चीज किसी सिस्टम के लिए, ये दोनों चीज अगर बढ़ रही है, किसके लिए, फॉर एनी सिस्टम, फॉर एनी सिस्टम, तो ये दोनों चीजें अगर बढ़ रही हैं तो दीज हैव रैंडमाइजिंग इन्फ्लुएंस, रैंडमाइजिंग इन्फ्लुएंस। मीन्स टेम्परेचर बढ़ाने से या हीट सिस्टम में अगर एंटर कर रही है तो फिर उसकी एंट्रोपी बढ़ती है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है एंट्रोपी का, तो एंट्रोपी भी एक एनर्जी ही है, हीट भी एक एनर्जी है। हीट फ्लो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है। एंट्रोपी का फिजिकल सिग्निफिकेंस हम ये बोलेंगे कि एंट्रोपी इज अनअवेलेबल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम, है ना। एक पॉइंट इसे आप देखें और समझें। दूसरी बात जो फिजिकल सिग्निफिकेंस की हम इसमें बात करेंगे, एंट्रोपी इंक्रीज, अगर एंट्रोपी, दूसरी बात हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अगर किसी सिस्टम के लिए यस की वैल्यू इंक्रीज करेगी, है ना, एंट्रोपी अगर इंक्रीज करेगी तो फिर उसका रैंडमनेस बढ़ेगा, है ना। एंट्रोपी एंड रैंडमनेस, रैंडमनेस। तो एंट्रोपी अगर बढ़ेगी तो रैंडमनेस बढ़ेगा। एंट्रोपी अगर बढ़ेगी सिस्टम की तो सिस्टम का ऑर्डरनेस गड़बड़ होगा और रैंडमनेस बढ़ेगा, रैंडमनेस, रैंडमनेस बढ़ेगा। अगली बात क्या है, एंट्रोपी अगर बढ़ रही है तो फिर सिस्टम का रैंडमनेस बढ़ रहा है।
एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी। अगली क्या एक बात हम लोग समझना चाहते हैं, एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी। एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी। देखो बच्चों, एक बहुत छोटी सी बात है। अभी हम लोग फाइनली ये डिस्कस करेंगे और ये रूल भी है कि कोई भी प्रोसेस तभी स्पॉन्टेनियस होगी जब उसके लिए एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव हो। मीन्स अगर एंट्रोपी चेंज नेगेटिव आ रहा है तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। यहां पर फिजिकल सिग्निफिकेंस में एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी, अब अगर रैंडमनेस बढ़ती है तो कोई चीज़ अपने आप हो जाती है, इसको प्रोबेबिलिटी के माध्यम से भी समझाया गया। जैसे मैं अगर एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे दूं कि सभी बच्चे अपनी बैग को खाली करके उसमें 5 कलर की बॉल को डालें, है ना। आप अपनी बैग को खाली कर लें बुक से, बैग बिल्कुल उसमें कुछ नहीं होना चाहिए, उसमें 5 कलर की बॉल को आप डालें, लाल, नीली, हरी, गुलाबी, पीली, ऐसे 5 बॉल अगर अपने उसमें डालें तो अगर मैं कहूं कि उसमें से हाथ डाल करके कोई एक बॉल निकालिए तो किसी भी एक बॉल के आने का चांस, किसी एक कलर की बॉल के आने का चांस 100% है। मीन्स जो रैंडम प्रोसेस है उसके होने का की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं ये कहूँ कि केवल हरी बॉल आनी चाहिए तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी 1/5 हो जाएगी। ऐसे ही नेचर भी इसी नियम को फॉलो करती है कि जिस प्रोसेस की वजह से रैंडमनेस बढ़ेगा वो प्रोसेस अपने आप हो जाती है। इसीलिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी, है ना। तो एंट्रोपी इज द फंक्शन ऑफ, entropy is the function of any thermodynamic state, है ना। तो एंट्रोपी क्या है इस पर विचार करना आवश्यक है। चलिए एक पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर कि एंट्रोपी, यहाँ एक पॉइंट लिख देते हैं कि एंट्रोपी इज द फंक्शन, is the function of probability, probability of any thermodynamic state, any thermodynamic state, any thermodynamic state of any thermodynamic system, any thermodynamic system। तो बेटा ये बात हम लोगों ने देख लिया और फिजिकल सिग्निफिकेंस में सिर्फ इतना ही। अब अगर हम नॉर्मली फिजिकल सिग्निफिकेंस में केवल इतना ही, फिजिकल सिग्निफिकेंस में सिर्फ इतना ही। तो एंट्रोपी की यूनिट अब वो एनर्जी है और यहाँ से आप देख लें एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, तो जूल पर केल्विन, कैलोरी पर केल्विन, है ना। एंट्रोपी की यूनिट की अगर हम बात करें इसकी,
इसकी यूनिट, तो यूनिट की बात जो है, अब ये एक सेपरेट हेडिंग है, फिजिकल सिग्निफिकेंस तो ठीक ही है। अब इसमें जो है हम यूनिट की अगर बात कर लें, हमने यूनिट शायद कहीं बात नहीं किया है, तो आप देख लें जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन है ना। और क्या लिखा जा सकता है, कैलोरी पर केल्विन है ना। यहीं पर किलो जूल पर केल्विन, किलो कैलोरी पर केल्विन है ना। और किलो कैलोरी, किलो जूल, चाहे किलो कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, या किलो जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, तो ये सब यूनिट हम लोग लिख सकते हैं। आइए हम लोग अगले अपने टॉपिक की डिस्कशन करते हैं। जो आज का टॉपिक है तो वो है हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी। तो हम लोग जो है फटाफट उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट को कर लेते हैं, है ना। तो देखिए गिब्स फ्री एनर्जी के विषय में आपको क्या क्या जानना चाहिए, हम लोग आइए उन सब चीज़ों को समझ लेते हैं। तो हेडिंग है हमारी आज की गिब्स फ्री एनर्जी, और फिर उसमें जो जरूरी पॉइंट हैं उनको हम फटाफट जान लेते हैं। कनेक्शन एंट्रोपी मींस सेकंड लॉ का गिब्स फ्री एनर्जी के साथ क्या है, मींस अब यहाँ एक पॉइंट जरूरी बनेगा कि अगर किसी प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव हो और इंथैल्पी चेंज नेगेटिव हो तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट से कनेक्शन आपका बिठा दूं, तो सिंपल सी एक नोट पॉइंट है उसके नीचे कि अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो जाए और डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए फॉर एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, फॉर एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, तो फिर ये क्या होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। तो इस चीज को और अच्छा एक्सप्लेन करने के लिए हम एक नए स्टेट फंक्शन को पढ़ेंगे यहाँ पर। तो गिब्स फ्री एनर्जी, तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। तो जैसा ये लिखने में भी आ गया, रिप्रेजेंट इसको हम किससे करेंगे, जी से करेंगे। मोटी बात आप जान लें कि ये भी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। तो पहली बात कि ये जी जो है, जी इज स्टेट फंक्शन, इज ए स्टेट फंक्शन है। अब अगर एनर्जी है तो यूनिट तो इसकी क्या होगी, वही जूल या कैलोरी है ना। तो जी की यूनिट क्या होगी, जी की यूनिट क्या होगी, तो ये जूल भी लिखी जा सकती है। जी की यूनिट की अगर हम बात कर दें तो ये जूल लिखी जा सकती है, या जूल पर मोल लिखा जा सकता है, या कैलोरी लिखी जा सकती है, या कैलोरी पर मोल, या जो है किलो जूल लिखा जा सकता है, या किलो जूल मोल इनवर्स लिखा जा सकता है। आप कहेंगे कि सर जो है ये ऐसी आप क्यों बात कर रहे हैं कि कभी कभी अपान मोल कर दे रहे हैं, कभी कभी कह रहे हैं वो भी लिखा जा सकता है। भाई ये सिंपल सी एनर्जी अगर एक मोल के लिए मीजर करेंगे तो हम पर मोल कर देंगे, इसमें और कोई बहुत बड़ी बात या बहुत ज्ञान की बात इसमें कोई छुपी हुई नहीं है, राइट। तो फिर यहाँ जो हम लोग समझना चाहते हैं
तो जी को तो कैलकुलेट किया नहीं जा सकता, जी को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, कैलकुलेट ही नहीं किया जा सकता। तो क्या कैलकुलेट किया जा सकता है? डेल्टा जी, डेल्टा जी कैन बी कैलकुलेटेड, है ना। तो डेल्टा जी, अब डेल्टा जी अगर होगा तो निश्चित रूप से ये G2 माइनस G1 के ही इक्वल होगा, और इसी वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है, कैन बी कैलकुलेटेड, कैन बी कैलकुलेटेड। अब अगर कुछ छोटी मोटी बातें हम इसमें आपके साथ शेयर कर दें, साझा कर दें, इसमें कुछ छोटी मोटी बात आपके साथ अगर हम शेयर कर दें, साझा कर दें आपके साथ, तो सिंपल सी बात है कि एक इक्वेशन है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और अगर यही इक्वेशन स्टैंडर्ड स्टेट पर लिखी जाती है, अगर इसी इक्वेशन के लिए हम कंडीशन लगा दें, क्या लगा दें? कंडीशन। कंडीशन क्या होगी कि जो टेम्परेचर टी की वैल्यू हो वो 25 सेल्सियस या रूम टेम्परेचर हो, और यहाँ प्रेशर P1 एटीएम या 1 बार हो। तो इस सिचुएशन में इसी इक्वेशन को लिखा जाता है डेल्टा जी एट स्टैंडर्ड स्टेट, एनसीईआरटी में चाहे हम ऐसे लिखें चाहे स्टार लगा के लिखें, इज इक्वल टू डेल्टा एच एट स्टैंडर्ड स्टेट माइनस टी डेल्टा एस एट स्टैंडर्ड स्टेट, ऐसा हम लिख सकते हैं, है ना। तो अब ये जो है किस लिए है? एट स्टैंडर्ड स्टेट पर है। स्टैंडर्ड स्टेट का क्या मतलब है कि टेम्परेचर इसका 25 सेल्सियस और प्रेशर 1 एटीएम, बस स्टैंडर्ड स्टेट का और कोई मतलब नहीं है। तो यहां से जो है कुछ इक्वेशन भी है, जैसे अगर हम इक्वेशन की बात करें तो हमारे पास एक इक्वेशन है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी एट स्टैंडर्ड स्टेट, जैसा मैंने कहा आप इसे स्टार लगा करके भी लिख सकते हैं, प्लस 2.303, है ना, एन आर टी लॉग बेस 10 क्यू। हम यहाँ क्यू लिखें, इस क्यू की जगह पर और बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, हम यहाँ पर क्यू लिखें, के इक्विलिब्रियम लिखें, है ना, कहीं कभी कभी के सिर्फ लिखा जाता है, तो ये सब चीज़ें हम लोग लिख सकते हैं, है ना। अब डेल्टा जी के लिए कंडीशन ये है कि डेल्टा जी की वैल्यू एट इक्विलिब्रियम पर जीरो होती है, एट इक्विलिब्रियम, है ना, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम पर ये अगर जीरो है तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? डेल्टा जी स्टार इज इक्वल टू -2.303 NRT log बेस 10। यहाँ जो है कभी कभी KC, कभी कभी KP, ये सारे टर्म आते रहते हैं, तो चलिए हम लोग यहाँ पर ln के ही लिख देते हैं, है ना। तो ये छोटे मोटे इक्वेशन बनते रहते हैं। यहाँ पर कंडीशन क्या है कि एक चीज तो आपने देख ही लिया, अगर डेल्टा जी की वैल्यू किसी प्रोसेस के लिए नेगेटिव है तो ये स्पॉन्टेनियस है, ये स्पॉन्टेनियस है, और डेल्टा जी की वैल्यू अगर किसी प्रोसेस के लिए पॉजिटिव है तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और ये नॉन स्पॉन्टेनियस
प्रोसेस है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। छोटा मोटा इसका इस प्रकार से डेरिवेशन पॉसिबल है कि मान लो कोई एक सिस्टम है। अब इस सिस्टम के लिए भाई बहुत सीधी सी बात है कि अगर इसमें एक ऑपरेशन होता है और ये सिस्टम इस दूसरी सिचुएशन में पहुंच जाता है, तो हम सबको पता है कि इसके लिए जो है इसके लिए कुछ ना कुछ मीन्स इसकी कुछ ना कुछ गिब्स फ्री एनर्जी होगी, उसको हम G1 बोल दें। इसकी एंथैल्पी होगी, उसको हम H1 बोल दें। इसका कोई टेम्परेचर होगा, उसको हम T1 बोल दें, है ना। और इसकी कुछ एंट्रापी होगी तो उसको हम S1 बोल दें। यहाँ पर G2 हो जाता है, यहाँ पर T2 हो जाता है और यहाँ पर ये S2 हो जाता है और यहाँ पर ये H2 अगर हो जाए, एक प्रोसेस हुई भाई, यहाँ पर क्या हुई, एक प्रोसेस हुई, है ना। तो एक प्रोसेस अगर होने पर ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें पता है कि यहाँ से जो इक्वेशन लिखा जा सकता है वो लिखा जा सकता है G1 इज इक्वल टू H1 माइनस, है ना, T। ये प्रोसेस अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू T2, T1 इज इक्वल टू T2, तो यहाँ पर T1 S1, है ना। इसके लिए इक्वेशन क्या लिखा जा सकता है, इसके लिए लिखा जा सकता है कि G2 इज इक्वल टू H2 माइनस T2 S2। तो इसको अगर हम बोल दें इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दें अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 2, तो दो में से एक को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये छोटा मोटा रिलेशन ऐसे बन जाता है ना। इक्वेशन 2 -1, तो ऐसा करने पर बी गेट हम ये इक्वेशन पा जाएंगे। तो ये हो जाएगा G2 माइनस G1 इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, है ना। तो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो इस इक्वेशन का नाम है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। इस इक्वेशन का नाम है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। और इस इक्वेशन से अभी तक जितनी भी प्रोसेस है, तो इस इक्वेशन का बेनिफिट ये है कि बाय दिस इक्वेशन कामा we can explain all we can explain the spontaneity, we can explain the spontaneity of all thermodynamic process, all thermodynamic process। और इसमें कंडीशन क्या है, टेम्परेचर की भी कंडीशन को यहाँ बताया जा सकता है। वी कैन आल्सो टेल अबाउट कंडीशंस फॉर टेम्परेचर, वी कैन आल्सो टेल अबाउट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की क्या कंडीशन है, इसे भी हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं। आप आराम से इन सारे पॉइंट्स को आप देखें, समझें। कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं जो कि क्वेश्चन से लेकर के और छोटी छोटी बातों को सॉल्व करने के लिए जो है आवश्यक होते हैं, राइट।
तो हम लोग यहाँ पर प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को समझेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि बाय दिस इक्वेशन वी कैन एक्सप्लेन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ऑल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एंड वी कैन आल्सो टेल अबाउट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। हम टेम्परेचर की कंडीशन को भी बता सकते हैं। तो आइए हम लोग फटाफट इस छोटे से जनरलाइजेशन को लिख करके समझ लेते हैं। कौन सी प्रोसेस किस टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस होगी, कौन सी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। तो ये छोटी छोटी बातें जो है हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग देखेंगे स्पॉन्टेनिटी, है ना। तो हमारा जो टॉपिक बन जाएगा, तो स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस एंड स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। इसको हम किससे एक्सप्लेन करेंगे। हमारे पास एक इक्वेशन अभी हम लोगों ने डिराइव किया, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इस पर भी जेई और नीट में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इसी कंडीशन पर। तो हम लोग एक चार्ट के माध्यम से इस चीज को समझ लेंगे। यहां पर हम लोगों ने लिख लिया है डेल्टा एच की वैल्यू, डेल्टा एच, यहां पर लिख लिया हम लोगों ने डेल्टा एस, और यहां पर डेल्टा जी। तो अब हम इसी इक्वेशन को बार बार यूज करेंगे। अगर डेल्टा एच की वैल्यू, अगर डेल्टा एच की वैल्यू को हम लोग पॉजिटिव समझते हैं कि, चलिए नेगेटिव ही ले लेते हैं। अगर डेल्टा एच निगेटिव है और डेल्टा एस भी निगेटिव है किसी भी प्रोसेस के लिए, आप देखें और इससे समझें। अगर कोई प्रोसेस है, एक ऐसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के लिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, डेल्टा एस की भी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी। तो यहां से आप देखें, अगर इसको आप नेगेटिव रख देंगे तो ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव रहेगा। तो यहां जी की दो वैल्यू पॉसिबल है ना। यहां पर डेल्टा जी की दो वैल्यू पॉसिबल होगी। तो एक तो नेगेटिव भी पॉसिबल होगी, एक नेगेटिव पॉसिबल होगी और दूसरी पॉसिबल होगी पॉजिटिव, डेल्टा जी की पॉजिटिव। निगेटिव कब पॉसिबल होगी, अगर टेम्परेचर कम हो जाए, एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर लो हो जाए तो संभव है कि डेल्टा जी क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इस पर प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगी। और अगर टेम्परेचर हाई हो जाएगा
तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। ये पहली कंडीशन हम लोगों ने देख लिया ए। बी, अब इसको तो हम नेगेटिव रहने देते हैं, इसको हम पॉजिटिव कर देते हैं। मान लेते हैं कि ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव ही है और डेल्टा एस पॉजिटिव हो गई। तो यहां पर आप इक्वेशन से अगर मैच करेंगे तो यहां टू कंडीशन, टू प्रोबेबिलिटी, यहां टू सिचुएशंस आर पॉसिबल। यहां पर क्या है, टू सिचुएशंस आर पॉसिबल, टू सिचुएशन आर पॉसिबल। जी के लिए तो यहां तो दो सिचुएशन पॉसिबल थी, लेकिन यहां जी के लिए केवल एक ही सिचुएशन पॉसिबल है। तो यहां पर जी जो है वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव ही रहेगा। तो इसका मतलब कि एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। तो हमेशा जो है प्रोसेस क्या होगी, स्पॉन्टेनियस ही होगी। तीसरी कंडीशन में अब हमें इसे जो है पॉजिटिव करना पड़ेगा। अगर हमने इसको पॉजिटिव कर दिया और इसको भी पॉजिटिव ही रख दिया, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो हमें चाहिए अगर ये पॉजिटिव हम यहां रखेंगे तो ये क्वांटिटी तो निगेटिव में रहेगी। यहां पर भी, यहां ओनली वन कंडीशन, वन सिचुएशन इज पॉसिबल जी के लिए, लेकिन इस जगह पर टू सिचुएशन, यहां पर भी टू सिचुएशन पॉसिबल होगी। एक सिचुएशन तो ये होगी कि डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाए और दूसरी सिचुएशन ये होगी कि डेल्टा जी नेगेटिव हो जाए। तो देखते हैं कि पॉजिटिव कब होगा डेल्टा जी। डेल्टा जी पॉजिटिव तब होगा जब टेम्परेचर कम हो, है ना, एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर। तो अगर डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा तो प्रोसेस क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। और एट हाई टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे और ये चीज पॉजिटिव है तो ये क्वांटिटी निगेटिव ही रह जाएगी। तो एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर पर जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। एट हाई टेम्परेचर तो प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। डी का जो ऑप्शन है, ए बी सी डी, डी के ऑप्शन में अब हमें इसे तो पॉजिटिव रखना होगा, इसको निगेटिव करना पड़ेगा। इसको हमने जो है पॉजिटिव रख दिया, इसको हमने क्या कर दिया, नेगेटिव रख दिया। यहां देखें आप, तो यहां केवल ओनली, यहां टू सिचुएशंस आर पॉसिबल। इस जगह पर, इस पॉइंट पर ओनली वन सिचुएशन इज पॉसिबल, ओनली वन सिचुएशन इज पॉसिबल, एक ही सिचुएशन पॉसिबल है। यहां पर टू सिचुएशन पॉसिबल, टू सिचुएशन, टू सिचुएशंस आर पॉसिबल। यहां पर आप देखें, अगर ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है तो ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहां पर भी केवल एक ही सिचुएशन पॉसिबल है, वन सिचुएशन पॉसिबल, और वो क्या है कि डेल्टा जी पॉजिटिव ही रहेगा,
one situation possible, one situation is possible only, एक ही सिचुएशन यहाँ पॉसिबल होगा। तो यहाँ किसी भी टेम्परेचर पर प्रोसेस क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एट एनी टेम्परेचर, ऑलवेज, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर, है ना। यहां पर एट एनी टेम्परेचर ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, एट एनी टेम्परेचर ऑलवेज, प्रोसेस इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें गिव्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड, तो यहां से भी छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं बेटा, और इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग जो है, जो जेई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको भी देखेंगे, परंतु इन सब चीज़ों से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की भी, है ना। तो फिर उसके बाद हम लोग इन्हीं सारी चीज़ों का यूज हम थर्मोकेमिस्ट्री में करेंगे। विशेष रूप से थर्मोकेमिस्ट्री में तो फर्स्ट लॉ और इंथैल्पी का ही यूज है ना। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, राइट।